एक डॉक्टर था जो आंखों से अंधा था, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि जैसे ही रात होती थी उसकी नजरें चमत्कारिक रूप से वापस आ जाती थीं। वो इस समय का फायदा उठाकर चुपचाप मेहनत करता रहा और रातों को अभ्यास करते हुए एक बेहतरीन एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ बन गया। जल्द ही उसने राजमहल में अपनी जगह बना ली। महल की रानियों को जब भी कोई बीमारी होती तो वे खास तौर पर उसी से इलाज करवाती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक बेहतरीन चिकित्सक था, बल्कि इसलिए कि वह अंधा था और ऐसी चीजें नहीं देख सकता था जो देखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन तभी अचानक कमरे का दीपक बुझ गया और उसी पल डॉक्टर की नजरें लौट आईं। अब उसके सामने रानी का खूबसूरत शरीर बिना किसी पर्दे के नजर आ रहा था। डॉक्टर ने खुद को संभालने की कोशिश की और अपने कांपते हाथों से एक्यूपंक्चर की सुइयां लगाने लगा। आखिरकार उसने गहरी सांस लेकर अपना काम पूरा कर लिया। रानी उसके इलाज से बेहद खुश हुई और उसे इनाम में इतना सारा सोना दिया कि वह आराम से जिंदगी गुजार सकता था। यही सोचकर उसने नौकरी छोड़कर घर लौटने का मन बना लिया। लेकिन तभी राजकुमार को अचानक एक गंभीर बीमारी हो गई। मुख्य राजवैद्य ने तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। जांच के बाद राजवैद्य ने बताया कि राजकुमार को मलेरिया हो गया है और तुरंत इलाज की जरूरत है। घबराया हुआ डॉक्टर मदद करने लगा, लेकिन उसे जल्द ही कुछ अजीब महसूस हुआ। राजकुमार हल्की आवाज में कराह रहा था, जैसे बहुत तकलीफ में हो। साथ ही जो तौलिया राजवैद्य ने दी थी उसमें से खून की तेज गंध आ रही थी। उसी वक्त हवा के झोंके से दीपक फिर से बुझ गया। अब जो दृश्य डॉक्टर की आंखों के सामने था उसने उसे स्तब्ध कर दिया। राजकुमार का पूरा शरीर चांदी की सुइयों से भरा हुआ था और वह बुरी तरह से झटके खा रहा था। राजवैद्य लगातार कुछ अजीब प्रक्रियाएं कर रहा था और राजकुमार के शरीर से खून निकाल रहा था। डॉक्टर की सांसें थम गईं और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। लेकिन यह सब राजवैद्य ने देख लिया। वह धीरे धीरे डॉक्टर के पास आया और उसे ध्यान से परखने लगा। सौभाग्य से डॉक्टर मानसिक रूप से काफी मजबूत था, इसलिए उसने खुद को किसी तरह संभाल लिया और शक से बच गया। मगर अगले ही पल राजवैद्य एक चांदी की सुई उसकी आंखों के बिल्कुल पास ले आया, मानो उसकी परीक्षा ले रहा हो। डॉक्टर ने अपनी मुट्ठी में तौलिया कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यह देखकर राजवैद्य ने राहत की सांस ली और डॉक्टर के हाथ से तौलिया छीनकर सबूत मिटाने लगा। राजवैद्य के जाते ही डॉक्टर की नजर राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार उससे कुछ कहना चाहता था। दरअसल वह महल का इकलौता इंसान था जो डॉक्टर का राज जानता था। लेकिन तभी राजवैद्य वापस आ गया। डॉक्टर ने फौरन सिर झुका लिया। राजवैद्य ने एक मोमबत्ती जलाई और जब डॉक्टर ने दोबारा राजकुमार की ओर देखा तो उसकी नजरें फिर से अंधेरे में डूब चुकी थी। इसके बाद दोनों राजकुमार के कक्ष से बाहर आ गए। राजवैद्य तो आराम करने चला गया, लेकिन डॉक्टर चुपचाप दोबारा वहां लौट आया ताकि उसे बचाया जा सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार की मौत हो चुकी थी और अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन तभी उसकी नजर राजकुमार के सिर पर पड़ी, जहां एक चांदी की सुई फंसी हुई थी। यह साफ था कि यह सुई राजवैद्य की थी और यही इस हत्या का इकलौता सबूत थी। तभी दरवाजे के बाहर से राजवैद्य की आवाज आई, जिससे डरकर डॉक्टर जल्दी से छिप गया। दरअसल राजवैद्य को घर पहुंचते ही अपनी सुइयों की गिनती में कमी महसूस हुई थी, इसलिए वह जल्दबाजी में उसे ढूंढने वापस आ गया। अब मौका देखकर डॉक्टर ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन चांदी की सुई गलती से उसके हाथ से गिर गई। वो उसे तुरंत उठाने गया, लेकिन दुर्भाग्य से सुई फर्श की दरार में जा फंसी। डॉक्टर काफी प्रयास करने के बाद सुई निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन तभी राजवैद्य ने आवाजें सुन ली। डॉक्टर ज्यादा देर नहीं रुका और तुरंत खिड़की पार करके भाग निकला। जब राजवैद्य वहां पहुंचा तो उसे बस डॉक्टर की पीठ दिखी, लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर सका क्योंकि राजकुमार के सुरक्षाकर्मी बीच में आ गए। राजवैद्य को तुरंत एक चाल सूझी। उसने महल में घोषणा कर दी कि राजकुमार की हत्या हो चुकी है और इसका दोष उसी अजनबी आदमी पर डाल दिया जो खिड़की से भागा था। यह सुनते ही पूरा महल हंगामे में डूब गया और राजा इस खबर से इतना सदमे में आ गया कि वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। राजा ने तुरंत महल के सभी दरवाजे बंद करने का आदेश दिया, जिससे हत्यारा किसी भी हालत में बचकर न निकल पाए। तभी सुरक्षा कर्मियों को एक सुराग मिला। उन्होंने खिड़की के पास खून के धब्बे देखे। इससे यह साबित हो गया कि भागने वाला व्यक्ति घायल होगा। अब सुरक्षाकर्मी हर व्यक्ति की जांच करने लगे। आदेश दिया गया कि महल के हर व्यक्ति को अपने कपड़े हटाकर दिखाना होगा ताकि यह देखा जा सके कि किसी के शरीर पर नई चोट तो नहीं है। आदमी को डर था कि अगर वह पकड़ा गया तो मारा जाएगा, इसलिए उसने चांदी की सुई लेकर सीधे राजकुमार की पत्नी के पास जाने का फैसला किया। उसने राजकुमार की हत्या की पूरी घटना विस्तार से राजकुमार की पत्नी को बता दी। दोनों ने तय किया कि अगली सुबह वे राजा के सामने यह राज खोल देंगे, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। अब जैसे ही डॉक्टर वहां से निकलकर जाने लगा, सेनापति ने उसे बीच में रोक लिया। वो उसकी तलाशी लेने ही वाला था कि अचानक राजवैद्य वहां उपस्थित हो गया। वो राजा के उपचार में मदद के लिए उसे अपने साथ ले गया। लेकिन जब राजकुमार की पत्नी को इस बात की खबर लगी तो उसे लगा कि डॉक्टर को राजा के सामने पेश किया जा रहा है और उसका भेद खुल जाएगा। घबराकर वह भी राजा के कक्ष में पहुंच गई और उसने जहर में डूबी हुई चांदी की सुई दिखाकर सबके सामने राजवैद्य को अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन जब राजा ने पूछा कि उसका गवाह कौन है तो डॉक्टर ने इशारों में राजकुमार की पत्नी को चुप रहने को कहा। तभी महिला ने गौर किया कि राजा इस पूरे मामले से दुखी होने के बजाय गुस्से और डर से
से कांप रहा था। उसे समझ में आ गया कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना वह सोच रही थी। वो जोशियों राजवंश का महान राजा था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसका राजकुमार बेटा चीन के चिंग राजवंश से संबंध बनाना चाहता था, उसने चोरी छिपे उसे जहर देकर मार डालने का आदेश दे दिया। और फिर बाहरी दुनिया को यह बताया गया कि युवराज ने खुद को तकलीफ देकर अपनी जान ले ली। युवराज की पत्नी को इस बात पर शक हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सच्चाई जानने की कोशिश की, राजा ने उसे भी कैद करवा दिया। अब इस भयानक सच्चाई को बस एक ही इंसान जानता था, वो था एक आधा अंधा डॉक्टर। राजा की साजिश को बेनकाब करने के लिए वो चोरी छिपे राजवैद्य के घर पहुंचा, जिसने युवराज को जहर दिया था। वहां उसे राजा की राजवैद्य को लिखी गुप्त चिट्ठियां मिली, जिनमें युवराज को खत्म करने की बात साफ साफ लिखी थी। डॉक्टर इन पत्रों को लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ये राजा की लिखावट नहीं लग रही। लेकिन तभी स्वर्गवासी राजकुमार के बेटे ने पत्र उठाकर देखा और कहा, ये दादाजी की ही लिखावट है, लेकिन उन्होंने इसे अपने बाएं हाथ से लिखा है। उसने बचपन में एक बार राजा को ऐसे लिखते देखा था, लेकिन एक बच्चे की गवाही को सबूत नहीं माना जा सकता था और सीधे राजा पर आरोप लगाना असंभव था। तभी डॉक्टर को एक तरकीब सूझी। उसने राजा का इलाज करते हुए उसकी दाहिनी बांह को अस्थायी रूप से सुन्न कर दिया। तभी राजा के सुरक्षा गार्ड आए और बोले कि राजा को तुरंत युवराज की याद में एक पत्र लिखना होगा। राजा ने टालने की कोशिश की, लेकिन समय कम था। मजबूरी में उसने बाएं हाथ से लिखना शुरू किया। अब जैसे ही वो पत्र पर मुहर लगाने वाला था, उसकी नजर डॉक्टर के पैर पर पड़े घाव पर पड़ी और राजा तुरंत समझ गया कि यह आदमी कौन है। राजा का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन डॉक्टर निडर था। उसने राजा की गर्दन पर लगी सुई को और गहरा चुभा दिया, जिससे राजा तुरंत बेहोश हो गया। डॉक्टर ने झटपट मुहर उठाई और पत्र पर लगा दी और वहां से भाग निकला, लेकिन महल के सैनिकों ने उसका पीछा किया। डॉक्टर अंधेरे पुल के नीचे छिप गया, लेकिन जल्द ही एक गार्ड ने उसे देख लिया। सौभाग्य से डॉक्टर की नजरें अंधेरे में भी देख सकती थीं। उसने एक सैनिक की वर्दी पहन ली और महल से सुरक्षित बाहर निकल गया। इसके बाद उसने सबूत प्रधानमंत्री को सौंप दिए। अब सच्चाई सबके सामने थी और सभी मंत्री राजा को गद्दी से हटाने की तैयारी करने लगे। डॉक्टर अब महल की साजिशों से दूर जा सकता था, लेकिन तभी उसने सुना कि युवराज का बेटा गंभीर रूप से बीमार है और राजा ने राजवैद्य को उसे देखने के लिए बुलाया है। डॉक्टर समझ गया कि राजा उसे भी मारने की योजना बना रहा है। उसने तुरंत भागने का विचार त्याग दिया और सीधा बच्चे के पास पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि राजवैद्य पहले ही बच्चे को सुई लगा चुका था। गुस्से में डॉक्टर ने उसे धक्का दे दिया, लेकिन राजवैद्य ताकत में उससे ज्यादा था। डॉक्टर नीचे दब गया, लेकिन आखिरी पल में उसने पास रखी एक सुई उठाई और सीधा चिकित्सक की आंख में घोंप दी। वह दर्द से चिल्लाने लगा और डॉक्टर ने तुरंत बच्चे की सुइयां निकाल दी और उसे लेकर भाग निकला। लेकिन सुबह होने ही वाली थी और रोशनी में डॉक्टर की नजर कमजोर हो जाती थी। किसी तरह वह प्रधानमंत्री के महल के पास पहुंचा और जोर जोर से पुकारने लगा। तभी राजा वहां आ गया। डॉक्टर निराश हो चुका था, लेकिन तभी सभी मंत्री भी वहां पहुंच गए। प्रधानमंत्री राजा के पास आया। राजा, जिसने प्रधानमंत्री की मदद से ही सिंहासन पाया था, अब पूरी तरह घबरा गया। राजा ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि उसे बख्श दिया जाए, वरना चिंग साम्राज्य को मौका मिल जाएगा और वे अपने किसी व्यक्ति को कोरिया का शासक बना देंगे। प्रधानमंत्री इस खतरे को समझता था। वह राजा को गद्दी से हटाना नहीं चाहता था, बल्कि उसे बस एक सबक सिखाना चाहता था। उधर राजा को डर था कि जब तक डॉक्टर जिंदा रहेगा, वह बदला लेने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन डॉक्टर को अब अपनी जान की परवाह नहीं थी। उसने सबके सामने राजा के अपराधों को उजागर कर दिया, लेकिन वहां मौजूद सभी दरबारी पहले से ही यह सच्चाई जानते थे। वे भी राजा की क्रूरता से नफरत करते थे, लेकिन बेचारे क्या ही कर सकते थे। कुछ दिन बीतने के बाद राजा ने युवराज की पत्नी को भी देशद्रोह के झूठे आरोप में फंसाकर मरवा डाला और युवराज के बेटे को दूर एक वीरान द्वीप पर भेज दिया। वह बच्चा वहां जीवन भर कैद रहा और कभी लौटकर नहीं आ सका। डॉक्टर को राजा ने मौत की सजा सुना दी, लेकिन जब उसका सिर काटने की बारी आई तो झल्लाद ने रहम दिखाते हुए उसे चुपचाप आजाद कर दिया। डॉक्टर अपने गांव लौट गया और धीरे धीरे वहां का मशहूर डॉक्टर बन गया। कई साल बाद उसे खबर मिली कि राजा गंभीर रूप से बीमार है और उसके इलाज के लिए पूरे देश में डॉक्टरों को ढूंढा जा रहा है। डॉक्टर सोच में पड़ गया। फिर वह चुपचाप महल लौटा और राजा का इलाज करने लगा। कुछ ही देर बाद राजा ने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। मंत्रियों ने डॉक्टर से राजा की मौत का कारण पूछा। डॉक्टर ने बस इतना कहा, राजा ने खुद ही खुद को खत्म कर लिया।